हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस 937। दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चल रहा था जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था गॉस गॉस नियम के अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने गॉस की प्रमेय को हमने प्रूव किया था तथा उसमें हमने यह भी देखा था कि एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैसे तो बहुत से ऐसे चालक होंगे या अचालक होंगे जिनकी वजह से हम लोग गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके या प्रयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं, परंतु जनरली हमें जो हमारी बुक में दिया है वो 3 ही है, तो हम लोग 3 ही पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला वाला हमने पहले ही बता दिया है या पढ़ा दिया है। आज हम लोग इन 2 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, 2 अनुप्रयोग देखेंगे। क्या है? अनंत लंबाई के आवेशित तार या रेखीय आवेश का विस्तार भी बोल सकते हैं आप, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरा एप्लीकेशन है, या यूं कहें कि तीसरा एप्लीकेशन है, एक समान रूप से आवेशित अचालक या उसको कुचालक भी बोल सकते हो, चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन नंबर 2, क्योंकि पहला वाला हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब देखते हैं गॉस की प्रमेय का द्वितीय अनुप्रयोग। वो क्या है कि अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार या रेखीय आवेश का वितरण भी कहा जाता है के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अनंत विस्तार का रेखीय आवेश का अर्थ क्या है, या यूं कहें कि अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार का अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है कि तार की लंबाई अत्यधिक है और जिस पॉइंट पर मान लीजिए तार से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, तो यह पॉइंट इस आवेशित तार के बहुत ही नजदीक है। क्या है? नजदीक है। इसकी लंबाई की तुलना में ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ही सूक्ष्म है, जिसकी वजह से इसकी तुलना में इस तार की लंबाई इतनी ज्यादा है कि उसको हम लोग मान लेते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है? अनंत है। ठीक है, अनंत लंबाई का वायर नहीं होता है, तार नहीं होता है। ये जो पॉइंट है इस तार के अत्यधिक निकट है, या यूं कहें कि तार की जो लंबाई है वो इसकी डिस्टेंस की तुलना में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहेंगे कि तार अनंत लंबाई का है। ठीक है, चलो भाई, माना एक समान रूप से आवेशित तार पर आवेशित तार के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक समान रूप से आवेशित तार के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश क्या है? अच्छा, एकांक लंबाई पर आवेश का अर्थ ये है कि रेखीय आवेश का घनत्व। ठीक है, तो क्योंकि आवेश एक रेखा में वितरित है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। ठीक है, इसकी लेंथ आप एल मान सकते हो। अच्छा, ठीक है, हमें रेखीय आवेश के कारण तार से आर दूरी पर स्थित
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण जो इस पर है, इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिसकी इस तार के कारण उस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि जब आवेश एक समान रूप से वितरित होता है किसी चालक पर, तो उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करने के लिए हम लोग किसका सहायता लेते हैं? गॉस की प्रमेय का। गॉस का प्रमेय क्या कहता था कि जिस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, उस बिंदु से होते हुए स्रोत के सममित का अर्थ यह है कि जो भी आपने चालक लिया है उसके सममित एक गॉसियन पृष्ठ खींचो जो कि उस पॉइंट से होकर जाता हो जिस पॉइंट पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो इस अवस्था में हम लोग जो गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं वो बेलनाकार होता है। क्या होता है? बेलनाकार। कुछ इस तरीके से। ठीक है, बेलनाकार होता है भाई। ठीक, अब अगर ये पॉइंट इस तार से r दूरी पर है तो यहां पर भी ये लंबाई r ही होगी, इसको p डैश बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो गॉस की प्रमेय क्या कहती थी कि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है उस बिंदु से होकर जाते हुए एक गॉसियन पृष्ठ खींचो। अब वहां पर हम लोग क्या करते थे कि एक छोटा सा सूक्ष्म उस पृष्ठ का भाग काट लेते थे। ऐसा इसलिए ताकि वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो उस पृष्ठ के लंबवत हो, तथा एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर तो उस पृष्ठ के लंबवत होता ही है, जिसकी वजह से होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कुछ इस तरीके से तथा इसका क्षेत्रफल सदिश भी इसी डायरेक्शन में से हो जाता है। छोटा है तो छोटे के लिए डीए लगा लो। ठीक है, तब हमने बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। ठीक है, बिंदु P पर हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए काटा, जिस पर विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर है। ये वीडियो में आ रहा है ना? हाँ, बाहर की ओर है, या विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर है। ठीक है,
अब इस बात को एक बार समझ लो, जो चीजें हमने यहाँ पर की है उन्हीं चीजों को मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। माना एक समान रूप से आवेशित तार के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश का घनत्व तो बोलते हैं, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है। हमें रेखीय आवेश के कारण तार से आर दूरी पर, ये जो रेखीय आवेश है तार पर उपस्थित, उस तार से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है इस पूरे तार के घर, ठीक है। तो हमने क्या किया, तब हमने बिंदु P से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, बिंदु P से होकर जाने वाला हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। बिंदु P पर हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल ये लिया तथा बिंदु P पर हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल काटा dA क्षेत्रफल का, जिस पर विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश दोनों इस पृष्ठ की क्या है, अभिलंबवत बाहर की ओर है। अगर इस पॉइंट को मैं O लूं और इसको P, तो मैं बोल सकता हूं OP डायरेक्शन में, ठीक है। तब सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तब सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो क्या होगा, क्योंकि छोटे से क्षेत्रफल से फाइंड कर रहे हैं तो फ्लक्स भी हमारा छोटा ही होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, E डॉट dA। अब क्योंकि dA और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो हम क्या लिख सकते हैं, E dA cos 0 डिग्री, है कि नहीं, E dA cos 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी d फाई इज इक्वल टू E dA, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा ठीक है सर, एक बात इसमें और आप समझो, ये जो बेलनाकार पृष्ठ हमने खींचा है इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से ही होकर केवल फ्लक्स गुजरेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप ये वाला क्षेत्रफल लोगे ये, तो यहां पर देखो क्षेत्रफल सदिश ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो इधर की तरफ है, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। तो इस अवस्था में जो फ्लक्स गुजरेगा फाई ई इज इक्वल टू ई dA cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। उसी तरीके से यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ से भी कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो हम कह सकते हैं कि बेलनाकार पृष्ठ के ऊपरी तथा निचले पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, ठीक है, नहीं गुजरेगा फ्लक्स, कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अच्छा ठीक है, इतनी बात तो समझ में आती है। अतः बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के संपूर्ण वक्र पृष्ठ पर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देखो, ये तो हमने छोटे से
एरिया में हमने फाइंड किया फ्लक्स, ऐसे ही छोटे छोटे एरिया का हम लोग ऐसे काट लें जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इस पृष्ठ के लंबवत हो, अभिलंबवत हो, और क्षेत्रफल सदिश भी अभिलंबवत हो, तो उनके बीच जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो आप पाओगे कि प्रत्येक स्थितियों में जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा, EDA। यहां पर भी आप ले सकते हो, यहां पर भी वही आएगा, EDA आएगा। तो अब छोटे छोटे भागों में काट लो और वहां पर वैद्युत फ्लक्स फाइंड कर लो और अंत में सभी को ऐड कर दो, जोड़ दो, तो आपको इस वक्र पृष्ठ से संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाला मिल जाएगा। और उस जोड़ने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो छोटे छोटे भागों में काटो, उसको फिर वहां पर वैद्युत फ्लक्स निकालो, फिर उसको ऐड करो। इससे अच्छा है कि हम लोग इंटीग्रेशन ही कर दें। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कि इस इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए क्लोज्ड इंटीग्रल है। तो यहां से मिलेगा फाई ई इज इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्रत्येक पोजीशन पर कांस्टेंट हो गई है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आर डिस्टेंस है ना, आर डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। आर पर डिपेंड करता था, आर तो यहाँ पर कांस्टेंट है प्रत्येक पोजीशन में। तो इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक पृष्ठ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नियत है। तो जो नियत होता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, बचा क्या, DA। ठीक है, बचा क्या, DA। दिस इंप्लाइज फाई E इज इक्वल टू DA की वैल्यू क्या, इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, E क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एल होगा। हाँ बात तो बिल्कुल। अब ये L कहाँ से आया, ये जो बेलन है इसकी लेंथ आप मान लो L है, तो 2 पाई आर एल हो गया। हाँ सर बात तो बिल्कुल सही है। तो फाई E इज इक्वल टू मिला E2 पाई आर एल, ये ठीक है, 2 पाई आर एल आ तो रहा है, ठीक है। परंतु गॉस प्रमेय तो कुछ और ही कह रही थी भाई, कि अगर किसी चालक पर संपूर्ण आवेश Q है तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर कुल उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3। तब गॉस के प्रमेय से गॉस की प्रमेय क्या कहती थी कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो मान लीजिए इस पर टोटल आवेश Q है, तो Q/ε0, परंतु यहाँ पर तो फ्लक्स हमने निकाला था फाई E इज इक्वल टू E2 पाई आर एल। तो क्या ये और ये दोनों इक्वल है, हाँ बिल्कुल इक्वल है। तब इक्वेशन 2 एंड 3 से क्या मैं लिख सकता हूं कि 2 इज इक्वल टू 3, बिल्कुल। तब E2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q/ε0 इज इक्वल टू Q/ε0। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया कि 1/2 पाई आर एल Q/ε0। इसको और अच्छे से लिखें तो 1/2 पाई ε0 Q/r इंटू एल, है ना, इंटू एल। क्या हमने शुरुआत में ही बताया था कि रेखीय
आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होता है। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर रखो, तो ई इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू हमने रखा लैम्डा इंटू एल बाई आर इंटू एल, एल ने एल को मारा तो मिला क्या, दिस इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ये उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस आवेशित तार के कारण। ठीक है, तो यहां से प्रूफ हुआ। या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो आर। बात समझ में आई है? हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही है। तो इस आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, या उसको ऐसे भी बोल सकते हो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ होता है। एक बात और, ये जो तार है यह भी एक बेलन के ही आकार का है। ठीक है सर, बेलन के आकार का है। तो ये जो हमने डिस्टेंस लिया है वो कहाँ से लिया है, वो हम यहां से लिए हैं। यदि वह ये जो बिंदु है पॉइंट P वो इस तार से R दूरी पर न होकर उसी के पृष्ठ पर होता तो R बराबर क्या, R कैपिटल R हो जाता। कैपिटल R क्या मतलब कि इस ये जो वायर है इसकी अगर रेडियस R होती इस वायर की तो R बराबर स्मॉल r। तो उस अवस्था में हम लोग क्या लिखते कि लैम्डा बाई कैपिटल R। उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, वो आप लगा लोगे। ठीक है, खैर, तो ये रहा प्रूफ गॉस के नियम के अनुप्रयोग। दूसरा, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार या रेखीय आवेश का प्रसार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर कर रही है। एक तो उसकी दूरी पर कि तार से उस बिंदु की कितनी दूरी है, तथा उसके रेखीय आवेश के घनत्व पर भी निर्भर कर रहा है। तो इनके बीच ग्राफ कैसा बनेगा आइए उसको देखते हैं। देखो, E व R के बीच संबंध वो क्या है, अगर मैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर खींचूं और इधर R, तो जैसे जैसे हम लोग R की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, घटेगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाए तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ग्राफ बता रहा है कि जब हम लोग R की वैल्यू बढ़ाएंगे उस अवस्था में देखो जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो घट रही है। पहले यहाँ पर थी, अब जब हमने R की वैल्यू बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो गई। अब जब और थोड़ा सा बढ़ाया तो यहाँ पर हो गई। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे E की वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस आवेशित तार से वह बिंदु कितनी दूरी पर है उस पर भी निर्भर कर रहा है। अच्छा, अब रेखीय आवेश घनत्व के बीच का ग्राफ देखो, तो वो आप लोगों को अच्छे से पता है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके समानुपाती है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ई और रेखीय आवेश के घनत्व के बीच का ये ग्राफ है। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, परंतु पहले
सभी अनुप्रयोगों को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं तीसरा अनुप्रयोग।